Everyone, this is Vishal from Bhavna Education Hub and let's continue with our current affairs session. इस हफ्ते कुछ ऐसे मेजर न्यूज़ थी जो हेडलाइंस को हिट कर रही थी, जिसमें जो मुझे सबसे इंपॉर्टेंट लगी वो था एक सूर्य तिलक अयोध्या में हुआ था। अब आप कहेंगे कि अयोध्या में टेम्पल में सूर्य तिलक हो रहा है, ये आपके यूपीएससी के जीएस के लिए कैसे रेलिवेंट हो जाता है। फर्स्टली इट इज़ अ पार्ट ऑफ योर आर्ट एंड कल्चर सेक्शन, ठीक है, ये थोड़ा सा ध्यान देने वाली इंपॉर्टेंट है। साइंस एंड टेक का क्वेश्चन नहीं आएगा इसमें से, हालांकि इसमें आपको पता ही है लाइक IIT वॉज इन्वॉल्व, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स वॉज इन्वॉल्व, लेकिन कॉन्सेप्ट कुछ और है कि मैं इसे आर्ट एंड कल्चर के सेगमेंट में लेना चाह रहा था, ठीक है। इसमें देखते हैं हुआ क्या था। आपको पता है अभी लाइक 22 जनवरी 2024 को अयोध्या में राम टेम्पल का इनॉग्रेशन हुआ था और उसके बाद ये पहली रामनवमी पड़ी थी। तो ऐसा माना जाता है कि लाइक राम वाज अ सूर्यवंशी, फिर उनका सूर्य से सोलर डायनेस्टी से एक रिलेशन या अटैचमेंट माना जाता है। तो उन्होंने कहा कि चलो ठीक है, इस बार जो रामनवमी होगी तो हम लोग उसका सूर्य तिलक से एक कहते नहीं है सूर्य तिलक करेंगे। उसका सूर्य तिलक क्या होता है, जैसे आपने राज तिलक किया भाई टीका लगा के, सूर्य तिलक क्या होगा, जब सनरेज होती हैं वो किसी भी टेम्पल के गर्भगृह के डेटी के चेहरे पे या उसके पैर पे पड़ती हैं। मतलब पैर पे भी पड़ सकती हैं, उसके फेस पे भी पड़ सकती हैं, लेकिन डायरेक्टली अगर आप उसके माथे पे प्रिंट आउट करते हो लाइक उसका राज तिलक कर रहे हो, दैट काइंड ऑफ द थिंग, एक तरह का एक सेरेमोनियल एक फंक्शन टाइप का किया गया था। तो आप समझिए यहाँ पे इशू क्या है जो आपके एग्जाम के लिए रेलिवेंट हो सकता है। तो ये तो ऐसी फैक्चुअल चीज़ें हैं कि हाँ ठीक है, सूर्य तिलक वाज रिचुअल हैज़ बीन परफॉर्म्ड इन द अयोध्या टेम्पल फॉर द फर्स्ट रामनवमी एंड ऑल, जिसमें सनलाइट जो थी इट वाज फोकस्ड ऑन द आइडल्स फोरहेड एट प्रिसाइसली द नून। द रिचुअल सिंबलाइजेस द सन गॉड ब्लेसिंग्स लास्टिंग अप्रॉक्सिमेटली फॉर अराउंड 3.5 मिनट्स, एक्चुअली 3.5 मिनट से 4 मिनट के बीच में ये हुआ था। द कंप्लीट सिस्टम इज बेस्ड ऑन एन, आपके लिए इंपॉर्टेंट ये है, ऑप्टो मैकेनिकल सिस्टम। एक वर्ड एग्जाम में पूछ सकते हैं आपसे कि जो सूर्य तिलक का परफॉर्मेंस हुआ था उसके पीछे बेसिक फिजिक्स का कौन सा प्रिंसिपल था, तो वो ऑप्टो मैकेनिकल प्रिंसिपल था। अब उन्होंने किया क्या था बेसिकली कि लाइक लेट्स से ये आपका टेम्पल बन चुका है ऑलरेडी, ठीक है। अब ये जो टेम्पल है उसका गर्भगृह पूरा एनक्लोज था, पूरा बंद था। आपको पता ही होगा इंडिया में कई ऐसे टेम्पल हैं, स्पेशली द सन टेम्पल्स, जहाँ पे जब ये टेम्पल बनाए जा रहे थे तो उन्होंने एक होल पियर्सिंग कर रखी थी, पहले से एक विंडो टाइप की दे रखी थी, जहाँ से सनलाइट जब वहाँ पे जाती थी तो वो आइडल पे पड़ती थी और एक काइंड ऑफ अभिषेक होता था, मतलब सनलाइट से या समथिंग लाइक दैट। अब यहाँ जो अयोध्या का टेम्पल बना है, अयोध्या का टेम्पल बनाते उन्होंने इस चीज़ का ध्यान नहीं रखा होगा या पहले ऐसा कुछ प्लान नहीं होगा, तो उन्होंने पूरा गर्भगृह सील करके बनाया कि मतलब वहाँ सनलाइट का पेनिट्रेशन नहीं हो सकता। गर्भगृह वैसे भी पता है आपको इनक्लोज होता है, बिल्कुल अंदर बंद सा होता है। तो इन्होंने टेक्नोलॉजी क्या लगाई कि लाइक आपको पता है ये 3 लेवल्स हैं, उसके 3 बेसिस हैं। तो आपको पता है फिजिक्स में कॉन्सेप्ट होता है पेरिस्कोप का, ठीक है, समथिंग लाइक दिस। तो आपको पता है कि हम एक मिरर यहाँ पे यूज़ करते हैं और एक मिरर यहाँ पे यूज़ करते हैं लाइक 45 डिग्री पे, है ना। 45 डिग्री का वो कितने का एंगल बना रहा है, इधर से 45 डिग्री का बना रहा है, ठीक है। आप सनलाइट मान के चलिए यहाँ पे हिट करेगी इस मिरर पे, उसके बाद ये ऐसे रिफ्लेक्ट हो जाएगी, उसके बाद ये इधर रिफ्लेक्ट हो जाएगी। पेरिस्कोप ऐसे ही प्रिंसिपल पे काम करता है, जैसे सबमरीन्स वगैरह में आपको पता है कि एक आदमी जो है वो यहाँ पे बैठा हुआ है, सबमरीन के अंदर बैठा हुआ है और टॉप पे वो मतलब ओपनिंग है, तो वहाँ से पेरिस्कोप को डाल के वो बाहर का व्यू देख सकता है। तो यही प्रिंसिपल काम करता है, ठीक पेरिस्कोप के ही प्रिंसिपल पे इन्होंने यहाँ पे ये टेक्नोलॉजी राम मंदिर वाले केस में यूज़ की थी। बस यहाँ पे एक अंतर ये था कि यहाँ पर उन्होंने 3 और लेंसेज का यूज़ किया था, जिससे जो सनलाइट आ रही थी उसको और ज़्यादा फोकस और ज़्यादा टारगेटेड किया जा सके। बस आपको इतना ही ध्यान रखना। हो सकता है एक क्वेश्चन पूछ लें अपार्ट फ्रॉम दिस वर्ड, ये जैसे वर्ड था ना कि ऑप्टो मैकेनिकल सिस्टम को यूज़ किया था, अपार्ट फ्रॉम दैट फिजिक्स का कौन सा बेसिक प्रिंसिपल यूज़ हुआ था, समथिंग लाइक दैट। तो ये पेरिस्कोप से थोड़ा सा आप रिलेट कर सकते हैं इसको, ठीक है। द साइंटिस्ट फ्रॉम द सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट इन रुड़की वॉज इन्वॉल्व इन द प्रोजेक्ट। हो सकता है प्री में कहीं पूछ ले कि कौन कौन से ऑर्गेनाइजेशन इसमें इन्वॉल्व थे। अवेयर अबाउट द इंटेंस हीट दैट इज जनरेटेड व्हेन द सनरेज आर कॉन्सेंट्रेटेड टू द सिस्टम एंड इंफ्रारेड फिल्टर वॉज प्लेस्ड एट द अपर्चर टू एब्जॉर्ब द हीट। और यही सब प्रॉब्लम वगैरह बताई हैं कि इसमें फोटॉन्स वगैरह को फोकस किया गया था, समथिंग लाइक दैट। तो दैट इज ऑल अबाउट इट। इसमें और कुछ इंपॉर्टेंट नहीं था। जो आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं वो आपको बताना चाहूँगा। क्या इंडिया में कुछ ऐसे भी टेम्पल्स हैं जहाँ पे नेचुरल पद्धति पे जब ये मंदिर बन रहे थे तो कंस्ट्रक्शन कुछ ऐसा किया गया था ताकि सन रेज विदाउट एनी आर्टिफिशियल कंस्ट्रक्ट आइडल पे पड़ सकें। तो हाँ, कुछ ऐसे टेम्पल्स हैं, आपको उनके नाम थोड़े से देख लेने हैं क्योंकि आर्ट एंड कल्चर के सेगमेंट में ये टेम्पल्स रेलिवेंट हो जाते हैं, ठीक है। जैसा एक है आपका सूर्ययानर कोविल टेम्पल है तमिलनाडु में, तो हो सकता है आपका आर्ट एंड कल्चर में कुछ ऐसा क्वेश्चन हो जाए कि टेम्पल्स का नाम एक तरफ दे दें, एक तरफ उसकी लोकेशन दे लें। डायरेक्टली पूछ लें कि आपका नारायण स्वामी जो टेम्पल है वो एक्जैक्टली किस स्टेट में पड़ता है, तो आंध्र प्रदेश में पड़ता है। ये भी आपका यहाँ पर भी प्रिंसिपल काम करता है सूर्य अभिषेक वाला। तो देखेंगे ये जो कोविल टेम्पल है तमिलनाडु का, बिल्ड बिटवीन द 11th एंड द 12th सेंचुरी, सनलाइट इल्यूमिनेट द स्पेसिफिक एरियाज थ्रू आउट द ईयर इंक्लूडिंग द डेटी सूर्य नारायण। मतलब पहली बात तो सन का टेम्पल है, मेजर डेटी वहाँ पे सन है।
नारायण स्वामी टेम्पल जो आंध्र प्रदेश का है, इसमें भी जो सूर्य पूजा महोत्सवम होता है उसमें भी सनलाइट जो होती है इट इज इल्यूमिनेटेड ऑन द मेन डेटी, मत्स्य अवतार ऑफ द लॉर्ड विष्णु। तो एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि सूर्य नारायण टेम्पल बेसिकली किस गॉड का है, किस डेटी का है, तो आपको पता ही है विष्णु के जो मतलब 10 अवतार माने जाते हैं, दशावतार उनको कहा जाता है। तो उसमें एक मत्स्य अवतार हुआ था, मछली का अवतार, जब पूरी पृथ्वी जलमग्न हो गई थी तो उन्होंने मनु को संबोधित किया था, दैट काइंड ऑफ द थिंग। तो ये बेसिकली उस मत्स्य अवतार का ही टेम्पल है। देन देयर इज अ महालक्ष्मी टेम्पल इन महाराष्ट्र। यहाँ पर साल में 2 बार, ट्वाइस अ डे, सनलाइट शाइन्स ऑन द फीट ऑफ द गॉडेस महालक्ष्मी। तो यहाँ उनका मस्तक अभिषेक नहीं हो रहा है, उनका चरण अभिषेक हो रहा है। तो महालक्ष्मी टेम्पल कहाँ है आपका? महाराष्ट्र में। लोकेशन बस याद रखना, कौन सा टेम्पल किस स्टेट में पड़ता है, ठीक है। देन देयर इज अ कोबा जैन टेम्पल इन गुजरात। ड्यूरिंग द एनुअल सूर्य अभिषेक सनलाइट इल्यूमिनेट्स द फोरहेड ऑफ द माहेश्वराज स्टैचू फॉर अराउंड 3 मिनट्स। इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि 3 मिनट या 4 मिनट, इंपॉर्टेंट ये कोबा जैन टेम्पल कहाँ पड़ता है? गुजरात में पड़ता है। देन देयर इज अ उन्नव बालाजी सूर्य टेम्पल, ये आपका मध्य प्रदेश में पड़ता है। देयर इज अ कोणार्क सन टेम्पल, आपको बताइए सन टेम्पल का मतलब यही होता है कि वहाँ सनलाइट का एक रोल प्ले होगा थोड़ा सा, ठीक है, कोई ना कोई सिग्निफिकेंस होगी। तो कोणार्क का जो सन टेम्पल है उसमें भी यही होता है कि जो सनलाइट है इट रीचेज द मेन एंट्रेंस एंड प्रोग्रेसेस टू द इनरमोस्ट सैंक्टम। देन देयर इज अ गावी गंगाधरेश्वर टेम्पल दैट इज इन कर्नाटका। अब गंगाधरेश्वर तो मतलब शिव का टेम्पल होगा, गंगाधर शिव को ही कहा जाता है। इसमें मकर संक्रांति के दिन जो सनलाइट है वो शिवलिंगम का अभिषेक करती है। तो दैट वाज ऑल अबाउट दिस फैक्चुअल इंफॉर्मेशन एंड ऑल, ठीक है। आर्ट एंड कल्चर में डायरेक्टली यहाँ से टेम्पल रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, पूछे जाते भी हैं। एक और न्यूज़ फ्लैश हुई थी अभी 2 या 3 दिन पहले, वासुकी से संबंधित थी। आपको पता ही है एंशिएंट हिंदू माइथोलॉजी में वासुकी नाग का बड़ा महत्व है। वासुकी नाग को कुछ लोग डायरेक्टली बलराम से रिफर कर देते हैं कि बलराम जो थे वो कहते नहीं वासुकी के अवतार थे। कुछ का ये भी मानना है कि विष्णु के ऊपर जिस नाग का छत्र रहता है वो भी वासुकी नाग था। कुछ का ये भी कहना है कि जब कृष्ण का बर्थ हुआ था तो उनके फादर जो थे ना, उनको एक आपने देखा होगा ऐसे करके नरेशन सुना होगा कि उनको सर पे लाद के बाढ़ में तैरते हुए जाते हैं और फिर उनको दूसरी का शिफ्ट कर देते हैं। तो वासुकी नाग मतलब बारिश से बचाने के लिए कृष्ण के ऊपर एक छत्र बनाते हैं। और ऐसा भी मान्यता है कि शिव के गले में जो सांप लिपटा हुआ है वो भी वासुकी नाग है। वो जहरीला इसलिए कि शिव ने जब जहर पिया था तो वासुकी नाग ने भी उसमें से थोड़ा बहुत 1-2 चुस्की मार ली थी, दैट काइंड ऑफ द थिंग, ठीक है। तो वासुकी नाग का हिंदू माइथोलॉजी में स्पेसिफिक जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट उसका बहुत रेलेवेंस है। बहुत सारे आपको टेम्पल्स भी मिल जाएंगे जहाँ आपको वासुकी नाग मिलेगा। अब ये वासुकी नाग न्यूज़ में क्यों आ गया? क्योंकि अभी गुजरात के कच्छ इलाके में कुछ एक्सकेवेशन हुए थे, वहाँ पर हमको वासुकी नाग के कुछ क्या बोल सकते हैं हम अवशेष मिले हैं। ऐसा माना गया कि 10 से 15 मीटर लंबा ये नाग हुआ करता था और इट बिलोंग टू द फैमिली ऑफ नॉन एग्जिस्टेंट मैटोसीडाई स्नेक फैमिली। ये जो मैटोसीडाई स्नेक फैमिली है ये अब नॉन एग्जिस्टेंट हो चुकी है, अब नहीं पाई जाती है, नॉन एग्जिस्टेंट यहाँ लिख दीजिए, ठीक है। और ये जो सांप है या ये जो स्नेक की फैमिली है ये किस पीरियड को बिलोंग करती है आपने हिस्ट्री में पढ़ा ही होगा, ठीक है। ये ज्योग्राफी में भी ये पढ़ाया जाता है, मतलब हमारी अर्थ कैसे इवॉल्व हुई, बहुत सारे साइकिल फेजेज आए, तो उसमें मिडिल ईओसीन एरा पड़ा था, ये उस पीरियड को बिलोंग करता है। और ये जो रिसर्च है ये IIT रुड़की ने कंडक्ट की थी। इसमें बस फैक्चुअल इंफॉर्मेशन प्री में इतनी आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि जो वासुकी के अवशेष अभी मिले हैं वो भारत के किस राज्य से मिले हैं, विच स्टेट ऑफ इंडिया इट बिलोंग टू। तो आपको बस इतना याद रखना कि गुजरात के कच्छ रीजन से मिले हैं। दूसरी बात है जो एक्सकेवेशन था वो IIT रुड़की द्वारा कंडक्ट किया गया था। तीसरा वो जो सांप है वो इस फैमिली को बिलोंग करता है जो कि अब एग्जिस्टेंट नहीं है। 10 से 15 मीटर लंबे अवशेष मिले हैं, तो इससे कहीं ना कहीं कुछ थ्योरीज वैलिडेटेड होती हैं कि ऐसा कोई सांप रहा होगा, ठीक है। नॉट नेसेसरली इन द सेम वे डिपिक्टेड इन अवर लाइक माइथोलॉजिकल नरेशंस एंड एवरीथिंग, बट हाँ ऐसे सांप एग्जिस्ट करते थे। अब ये क्वेश्चन पूछा है क्या इतने लंबे सांप एग्जिस्ट कर सकते हैं? तो मतलब इन लोगों का ये कहना है, IIT रुड़की से जो स्टेटमेंट आया था कि इंडिया लाइज इन द ट्रॉपिकल बेल्ट। तो ट्रॉपिकल क्लाइमेट ऐसा होता है जो यहाँ पे रहने वाले निवासियों की हाइट, उनकी बॉडी, इन चीज़ों को डिटरमाइन करता है। तो ऐसा मान्यता है कि मतलब मान्यता क्या है, ऐसा उन लोगों ने कहा है, मैं नहीं कह रहा हूँ, IIT रुड़की की ओर से स्टेटमेंट आया था कल कि यहाँ पर जो मतलब स्नेक फैमिलीज और ये सब पाए जाते थे, इनके शारीरिक संरचना पे यहाँ के ट्रॉपिकल क्लाइमेट का इफेक्ट पड़ता था, इसलिए इतने लंबे थे। 10 से 15 मीटर सांप बहुत बड़ा होता है, बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता है, ठीक है। तो भैया बस थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ये न्यूज़ फ्लैश की थी। एक और वर्ड न्यूज़ में रहा था ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, ये आपके इकोनॉमिक्स में आता है। तो ये है क्या? आपने जीडीपी तो सुना ही होगा, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। वो क्या होता है कि किसी भी कंट्री में एक डिफाइंड टेरिटरी, जैसे इंडिया इज अ कंट्री, ठीक है, तो इंडिया की डिफाइंड टेरिटरी में एक साल के अंदर जितना भी गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन हुआ है उसकी इकोनॉमिक वैल्यू को हम जब कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। अब इस टेरिटरी में हो सकता है कोई फॉरेनर रह रहा हो या कोई फॉरेन की एमएनसी हो, उसने भी कुछ प्रोडक्शन किया हो, कुछ इंडियन नेशनल्स की होंगी, मतलब जो इंडिया के ही नागरिक हैं, मतलब
सम नेशनलाइज्ड इंडस्ट्रीज, ये फर्क नहीं पड़ता है कि वो इंडिया की फैक्ट्री है कि किसी फॉरेन कंट्री की फैक्ट्री है, इंडस्ट्री या मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, अगर प्रोडक्शन इंडियन टेरिटरी में हुआ है तो चाहे वो गुड या सर्विस की, उसकी अगर हम टोटल इकोनॉमिक वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं तो उसको हम जीडीपी कहते हैं, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। एक दूसरा वर्ड आता है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, ये थोड़ा सा जीडीपी से अलग होता है। ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट क्या कहता है कि इंडियन टेरिटरी में एक साल के अंदर जितने भी गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस हुए उनकी अगर आप इकोनॉमिक वैल्यूएशन करेंगे, लेकिन कंडीशन यहाँ पे ये होती है कि ये प्रोडक्शन जो है सिर्फ इंडियन सिटीजन्स के द्वारा हो, यानी इसमें जो ऐसी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं जो किसी और कंट्री को बिलोंग करती हैं लेकिन लगी इंडिया में, मान लीजिए यूएस ने कोई कोको कोला का प्लांट इंडिया में लगा रखा है, पेप्सिको वालों ने लगा रखा है, या चाइना की कोई कंपनी हो सकती है उसने अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को इंडिया में लगाया है, तो उससे जो प्रॉफिट हो रहा है, उससे जो इकोनॉमिक वैल्यू जनरेट हो रही है बी फ्रॉम द गुड्स और द सर्विसेज, वो जीडीपी में काउंट होगी या जीएनपी में काउंट होगी। वो ध्यान रखिए जीडीपी में तो काउंट होती है लेकिन जीएनपी में उसको सब्सट्रैक्ट कर देते हैं, उस वैल्यू को नहीं गिनते हैं। उसका नाम ही है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, ठीक है। यानी इंडियन नेशनल्स के द्वारा, भारतीय नागरिकों के द्वारा, भारत में रहने वाले निवासियों के द्वारा जिनका जन्म भारत में हुआ है, उनके द्वारा अगर कोई उत्पादन हो रहा है हम उसी को जीएनपी में काउंट करते हैं। तो अगर कोई फॉरेन एमएनसी है, फॉरेन मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, उसकी वैल्यू को हम इसमें से माइनस कर देते हैं, हटा देते हैं। और अगर कोई भारत का नागरिक है, उसने चाइना में कोई फैक्ट्री या मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगा रखी है, यूएस में लगा रखी है, ठीक है, तो ऐसी मान्यता है कि उसका जो भी प्रॉफिट होगा वो इंडिया में रहने वाले, मतलब जो उस यूनिट का हेड है उसके पास वापस आएगा, क्योंकि यूनिट तो इंडिया की है ना, लगी भले किसी दूसरे देश में, तो इससे जो प्रॉफिट होगा वो जीएनपी में काउंट होता है। मतलब इसमें फॉरेन नेशनल्स की जो प्रॉफिट है उनको डिड्यूस कर दिया जाता है, और जो इंडियन नेशनल्स हैं उनकी किसी फॉरेन कंट्री में कोई प्रॉफिट जनरेट हो रहा है उसको हम इंक्लूड कर लेते हैं, इसको जीएनपी कहते हैं। तो कुछ लोगों का ये कहना है कि रियल पिक्चर ऑफ इकोनॉमिक यूनिट यू कैन कॉल इट, मतलब इकोनॉमी की जो एक रियल पिक्चर होती है वो जीडीपी के द्वारा ज़्यादा बेहतरीन तरीके से निकल सकती है जीएनपी के द्वारा। तो आपको पता ही है कि हमारे लोगों ने बाहर कम यूनिट्स लगाई हैं लेकिन बाहर के लोगों ने हमारे यहाँ ज़्यादा यूनिट्स लगा रखी हैं। उसका एक रीज़न क्या है कि इंडिया प्रोवाइड्स अ चीप लेबर फोर्स। हमारे यहाँ पढ़े लिखे लेबर ज़्यादा हैं। पढ़े लिखे लेबर का मतलब क्या होता है? दोज हु आर विलिंग टू प्रोवाइड दैट देयर सर्विसेज एट अ वेरी डेसिमल रेट, ठीक है, क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट रेट बहुत ज़्यादा है, लोगों की जनसंख्या ज़्यादा है, तो लोग बहुत ही 50-100 रुपये पे भी काम करने को तैयार हैं। तो जितने भी डेवलप्ड वर्ल्ड हैं, जितने भी डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, वो हमेशा इंडिया ही नहीं, किसी भी डेवलपिंग कंट्री में जहाँ पॉपुलेशन ज़्यादा है, जहाँ अपॉर्चुनिटीज़ की कमी है, वहाँ पर अपने यूनिट्स लगाना पसंद करता है, क्योंकि वहाँ रॉ मटेरियल भी उनको मिल जाता है। इंडिया में आपको पता ही रॉ मटेरियल की सप्लाई बहुत ज़्यादा रहती है, एग्रेरियन कंट्रीज़ हैं ये सब, ठीक है, साथ साथ में चीप लेबर भी मिल जाता है। तो और सबसे बड़ी बात क्या होती है, जो पॉल्यूशन वगैरह होगा उस मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के चलते वो भी इंडिया वालों को झेलना पड़ेगा, तो उनको सिर्फ प्रॉफिट से मतलब रहता है, ठीक है। इसीलिए जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं वो डेवलपिंग कंट्रीज में अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को लगाना प्रीफर करते हैं, और हमारे यहाँ के लोगों को बाहर उतनी अपॉर्चुनिटी भी नहीं मिल पाती और इतना पैसा भी नहीं होता, इतने रिसोर्सेज भी नहीं होते वहाँ जाके लगा पाएं। तो कॉमन सी बात है कि अगर हम जीडीपी को एक क्राइटेरिया मानेंगे इकोनॉमिक ग्रोथ को प्रोजेक्ट करने का, तो उसमें फिगर्स बहुत अच्छे आएंगे, ठीक है। अगर मैं आपसे कहूं कि जीडीपी को प्रोजेक्ट करना है या जीएनपी को प्रोजेक्ट करना है बजट में, तो कोई भी इकोनॉमिस्ट होगा वो कहेगा जीडीपी को प्रोजेक्ट कर दो, तो नंबर बड़े अच्छे दिखाई देंगे। 9% की ग्रोथ चल रही है, 10% की ग्रोथ चल रही है, भले ही सारा पैसा निकाल के कोई अमेरिका की या चाइना की कोई जो वो है वो अपने प्रॉफिट में ले जा रही है, लेकिन वो दिखाई देगा कि हाँ इंडियन टेरिटरी में मैन्युफैक्चरिंग हुई थी, ठीक है। तो इसीलिए जितने भी इकोनॉमिस्ट हैं दे आर प्रीफरिंग द जीडीपी टू गिव यू अ काइंड ऑफ अ फॉल्स पिक्चर ऑफ द रियल इकोनॉमी। ये एक तरह का एक फेक प्रोजेक्शन होता है, क्योंकि असली प्रॉफिट तो निकल के बाहर चला गया ना, ठीक है, लेकिन दिखाई इसलिए देता है कि हमारे कंट्री में हो रहा था। और जीएनपी में क्या होता है, वो रियल प्रॉफिट काउंट होता है जो इंडियन नेशनल्स के द्वारा किया जा रहा है, और इसमें से हर ऐसा प्रॉफिट जो किसी विदेशी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का था वो डिड्यूस कर दिया जाता है। इसलिए कोई भी इकोनॉमिस्ट जीएनपी को प्रीफर नहीं करता, लेकिन रियल पिक्चर जो इकोनॉमी की होती है वो जीएनपी ही प्रोजेक्ट करता है। दैट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन जीडीपी एंड जीएनपी। अब एक नया वर्ड न्यूज में रहा था तो मैंने थोड़ा सा इसलिए आपको बैकग्राउंड दिया था, ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। ये वर्ड अभी न्यूज में आया था। अब इसमें देखिए ग्रॉस क्या होता है, इसे समग्र या संपूर्ण कहते हैं, जैसे हमने भी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट या ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में देखा। फिक्स्ड का मतलब, फिक्स्ड कैपिटल का मतलब क्या होता है? कैपिटल हमेशा दो तरह की होती है, होती है मूविंग कैपिटल या समथिंग लाइक दैट, जो मतलब मूविंग का मतलब यही है कि सैलरी बेस्ड समथिंग लाइक। फिक्स्ड कैपिटल का मतलब क्या है कि मैंने मान लीजिए कोई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगा दी, प्लांट लगा दिया, फिक्स है ना, वो फिक्स एसेट है, दैट काइंड ऑफ द थिंग, तो उसको फिक्स कैपिटल में काउंट करेंगे, ठीक है। फॉर्मेशन, अब ये है क्या? GFCF refers to the growth in the size of the fixed capital in an economy। यानी GFCF यानी ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन क्या शो करती है? ग्रोथ इन द साइज ऑफ द फिक्स्ड कैपिटल। किसी कंट्री में जो फिक्स्ड कैपिटल है उसमें कितना ग्रोथ हो रहा है इन एन इकोनॉमी। फिक्स्ड एसेट्स या कैपिटल आर द टेंजिबल और द इनटेंजिबल एसेट्स प्रोड्यूस्ड एज यूनिट आउटपुट्स फ्रॉम द प्रोडक्शन प्रोसेस दैट आर यूज्ड रिपीटेडली और कॉन्टिन्यूसली फॉर मोर देन 1 ईयर। इसको फिक्स्ड कैपिटल इसलिए बोला जाता है क्योंकि यह 1 साल या उससे अधिक समय तक लगातार किसी तरह का
प्रोडक्शन करने में सक्षम है, ठीक है, लंबे समय तक प्रोडक्शन करने में तो ये टेंजिबल भी हो सकती है, मतलब आपको दिखाई देने वाली भी हो सकती है, इंटेंजिबल यानी इन फॉर्म ऑफ अ सर्विस भी हो सकती हैं। इट कंसिस्ट ऑफ अ रेजिडेंट प्रोड्यूसर्स इन्वेस्टमेंट डिडक्टिंग डिस्पोजर्स इन अ फिक्स्ड एसेट ड्यूरिंग अ गिवन ईयर। इसके अलावा इसमें देखते हैं और कुछ इंपॉर्टेंट है, प्राइवेट जीसीएफ कैन सर्व एज अ रफ इंडिकेटर ऑफ हाउ मच द प्राइवेट सेक्टर इन एन इकोनॉमी इज विलिंग टू इन्वेस्ट। एक और वर्ड आता है प्राइवेट जीएफसीएफ। ये क्या होता है? ये इस चीज को शो करता है कि जो प्राइवेट सेक्टर है वो किसी भी इकोनॉमी में कितना इन्वेस्ट करने को तैयार या तत्पर है, ठीक है। ओवरऑल जीएफसीएफ जो होता है इट इंक्लूड्स द कैपिटल फॉर्मेशन एज अ रिजल्ट ऑफ द इन्वेस्टमेंट बोथ बाय द प्राइवेट एज वेल एज बाय द गवर्नमेंट, ठीक है। ओवरऑल है प्राइवेट मतलब सिर्फ प्राइवेट सेक्टर की विलिंगनेस को शो करता है। ये फैक्ट न्यूज में आया था कि जीएफसीएफ इन द इंडियन इकोनॉमी इट इंक्रीज सिग्निफिकेंटली फ्रॉम 32.78 लाख करोड़ इन 2014-15 टू 54.35 लाख करोड़ इन 2022-23। तो प्री में क्वेश्चन ये आ सकता है कि रिसेंटली अ टर्म कॉल्ड जीएफसीएफ ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन वाज इन न्यूज। अब आपको ये बताना है कि 2014 से लेकर 2023 के बीच में जीसीएफ में इंक्रीज हुआ है या डिक्रीज हुआ है। ये वाला लाइन में पूछ सकते हैं आपसे, हो सकता है स्टैट्स डायरेक्टली ना पूछें लेकिन ये पूछ सकते हैं कि इसमें इंक्रीज है कि डिक्रीज है। तो आपको हो सकता लगे कि इकोनॉमी बड़ी टर्बुलेंट फेज में चल रही है, कैपिटल फॉर्मेशन हो नहीं रहा है, डिमोनेटाइजेशन का पीरियड आया था, साथ साथ में आपको पता है पैंडेमिक रिसेशन भी आ चुका है, और पैंडेमिक कोविड इन्फ्लेशन वगैरह आने से पहले, मतलब कोविड के फेज में जो इन्फ्लेशन आया था, रिसेशन जो भी आप कह लीजिए, जो भी उस समय हमने फेस किया, रिसेशन ही फेस किया था बेसिकली, क्योंकि जितनी भी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है सब शट डाउन हो गई थी। उससे पहले इंडियन इकोनॉमी 2018-19 से एक थोड़ा सा इकोनॉमिक स्लो डाउन का फेस विटनेस कर रही थी, ठीक है। तो इतने सब इकोनॉमिक टर्बुलेंस के पीरियड में क्या जीसीएफ जो है, जो आपके प्राइवेट इन्वेस्टर्स की विलिंगनेस को शो करता है कि वो किस इकोनॉमी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, वो इस तरह की फिक्स्ड कैपिटल में किसी तरह की प्रॉफिट को शो करता है, इस चीज में क्या बढ़त हुई होगी या घटत? तो आपके दिमाग में पहली जाएगी नहीं यार नेगेटिव ग्रोथ होगी, लेकिन ऐसा नहीं है, इसमें इंक्रीज हुआ है, ठीक है। जो भी रीजन हो सकता है, आपको क्या लगता है इसका क्या रीजन होगा? रिसेंटली जो अभी की पिछले 2 टर्म से जो गवर्नमेंट चल रही है उस पर एक एलिगेशन या एक्यूजेशन लगता है कि इट इज कॉर्पोरेट फ्रेंडली, ठीक है। तो एक ऐसा परसेप्शन मीडिया में, ऐसा नैरेटिव सेट कर दिया जाता है कि अगर कोई चीज कॉर्पोरेट फ्रेंडली है तो वो लोगों के अपोज में चली जाती है। मतलब इफ अ गवर्नमेंट इज कॉर्पोरेट फ्रेंडली या कैपिटलिस्ट इन अप्रोच, जो वहां के कैपिटलिस्ट को कुछ थोड़े बहुत प्रलोभन दे रही है, थोड़े बहुत उनको क्या बोलते हैं डिस्काउंट्स दे रही है, एल्यूरमेंट दे रही है कि नहीं आओ हमारी कंट्री में ग्रो करो, डेवलप करो, तो ये एंटी पीपल हो जाता है। ऐसे ही तो आपने हमेशा न्यूज़ वगैरह में सुना है, जब भी सुन लो कि अदानी को, अंबानी को, या कोई भी ऐसा बड़ा मतलब कैपिटलिस्ट है जिसको गवर्नमेंट ने कुछ डिस्काउंट दे दिया, या मतलब कोई भी माइन लीज पे दिए, समथिंग लाइक दैट, तो आप कहते हो नहीं गवर्नमेंट बहुत खराब है। अगर आप ये सुनते हो कि गवर्नमेंट ने कोई चीज़ का टेक ओवर कर लिया, नेशनलाइजेशन कर दिया, तो ये सरकार बहुत अच्छी है। क्या ये फैक्ट सही है हमेशा? आपको पता है इकोनॉमिक्स में एक वर्ड यूज होता है हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ। ये किस पीरियड का टर्म है? ये प्री 1991 का टर्म है। बोला जाता है 1991 के एलपीजी रिफॉर्म्स होने से पहले जो इंडियन इकोनॉमी थी उसकी इकोनॉमिक ग्रोथ ज़्यादातर 4 से 5% के बीच में रहती थी। उसका एक सबसे बड़ा रीजन इंडिया का जो इकोनॉमिक एक पैराडाइम चल रहा था वो नेशनलाइजेशन का था, कि गवर्नमेंट सब कुछ करना चाहती थी, एडमिनिस्ट्रेशन भी देखना है, रेवेन्यू कलेक्शन भी देखना है, सब कुछ देखना है, और साथ साथ में जितना भी मैन्युफैक्चरिंग हो रहा था वो भी सब गवर्नमेंट अपने हाथ में, एक कहते हैं गवर्नमेंट मोनोपोली चली थी इकोनॉमी में, लाइसेंस परमिट राज चल रहा था। यानी एक प्राइवेट सेक्टर व्यक्ति को अगर कोई फैक्ट्री या मैन्युफैक्चरिंग यूनिट या इंडस्ट्री लगानी है तो उसको गवर्नमेंट की तुरंत परमिशन लेनी पड़ती थी। उसके बाद में एक आईएएस ऑफिसर बैठा होता था, ब्यूरोक्रेट, उससे लाइसेंस लेना पड़ता था। तो लाइसेंस लेने के लिए वो कहता था कि मेरा पेन नहीं उठ रहा है, मेरा हाथ नहीं उठ रहा है, खर्चा पानी दो, बीबी बच्चों के लिए साड़ी वाड़ी लेनी है, उनको मिठाई खिलानी है, मतलब यू हैव टू पे अ लॉट, अ काइंड ऑफ अ ब्राइब। तो इट वाज अ फेज ऑफ ब्राइबरी एंड करप्शन, ठीक है। क्योंकि आईएएस ऑफिसर से या किसी भी ब्यूरोक्रेट से अगर आपको एक भी फाइल साइन करानी है, कोई छुपा हिडन फैक्ट तो है नहीं, उसके लिए संथानम कमेटी भी बन चुकी है, उसी के लिए सीवीसी बना था आपका 1964 में, जिसको बाद में स्टैट्यूटरी बॉडी 2003 में बना दिया गया टू चेक द करप्शन अमंग द पब्लिक सर्वेंट्स एंड एवरीथिंग, ठीक है। तो आपको पता ही है अगर एक्सेसिव ब्यूरोक्रेटाइजेशन होता है किसी भी इकोनॉमी में, इट इज नॉट वेरी गुड फॉर द इकोनॉमी। इकोनॉमी के लिए लिबरलाइजेशन ही अच्छा माना जाता है, जहां पे प्राइवेट सेक्टर को आप एक कुछ तरह के इंड्यूसमेंट दे सकें कि नहीं भैया तुम ग्रो करो, हम तुम्हारे साथ हैं, ठीक है। क्योंकि जो परसेप्शन एक मीडिया में बना हुआ है वो पूरी तरह से सही नहीं है कि कैपिटलिज्म की अगर ग्रोथ हो रही है तो लोगों के लिए अच्छी नहीं है। क्यों नहीं अच्छी है? ठीक है, आप सिंपल सी बात बताइए। कैपिटलिस्ट जो है नो डाउट अपना घर भरता है क्योंकि हेड पे जो आदमी बैठा हुआ है वहां पे पूरा प्रॉफिट जा रहा है, लेकिन साथ साथ में देयर इज समथिंग कॉल्ड द, आपने इकोनॉमिक्स में एक वर्ड सुना होगा ना, हम लोग उसको कहते हैं ऐसे करके, अगर यहाँ पे प्रॉफिट जनरेट हो रहा है तो कैस्केडिंग इफेक्ट्स होते हैं, ट्रिकल डाउन थ्योरी।
ये वर्ड इकोनॉमिक्स में आपने सुना होगा, ठीक है। फर्स्ट और सेकंड 5 ईयर प्लान इसी बेसिस पे बनाए गए थे, जहां पहली बार इंडस्ट्रियलाइजेशन और इन सब चीज़ों की बातें हुई थी कि अगर कैपिटलिज्म ग्रो कर रहा है तो उससे बहुत सारा एम्प्लॉयमेंट जनरेशन भी होता है, उससे बहुत सारा कैपिटल फॉर्मेशन भी होता है, ठीक है। कहीं पे कोई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगेगी तो वहाँ भी तो जॉब क्रिएशन होगा, समथिंग लाइक दैट, ठीक है। तो इकोनॉमी कहीं ना कहीं ग्रो करती है, इकोनॉमी ग्रो करती है तो सिर्फ एक आदमी ग्रो नहीं करता है, पूरी की पूरी कैनोपी ग्रो करती है, ठीक है। एनीवे, तो 2014-15 से लेकर अब तक का जो पीरियड है वो काफ़ी हद तक कॉर्पोरेट फ्रेंडली रहा है। गवर्नमेंट ने बार बार स्ट्रेटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट की बातें की गई, प्राइवेट सेक्टर को ज़्यादातर इन्वॉल्व करने की बातें की गई हैं, तो इकोनॉमी हमारी कहीं ना कहीं ग्रो हुई है, ऐसा नहीं है, ठीक है। दैट इज ऑल अबाउट इट। उसके बाद हम आगे चलते हैं। ये एक वर्ड न्यूज़ में रहा था, ग्लोबल अलायंस फॉर इंसिनरेटर अल्टरनेटिव्स, ठीक है। ये किस सेक्शन में आ सकता है? वैसे तो इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी का क्वेश्चन है ये, लेकिन ये आपकी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन करके एक सेक्शन होता है जहाँ पे वर्ल्ड के लीडिंग इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, उनके फंक्शन क्या है, उनके हेडक्वार्टर क्या है, उनका मेजर ऑब्जेक्टिव क्या है, ये सब वहाँ पूछे जाते हैं। ऐसे 3-4 क्वेश्चन आपको हर प्री में मिल जाएंगे, चाहे स्टेट पीसीएस हो चाहे यूपीएससी का हो, ठीक है। ये वर्ड एक न्यूज़ में रहा था और ये क्यों इंपॉर्टेंट है आपके लिए बताता हूँ मैं। यूपीएससी ने इफ आई एम करेक्ट 2014 या 15 में प्री में क्वेश्चन पूछा था इंसिनरेटर पे, सीधा क्वेश्चन था, पूछा गया था द टर्म इंसिनरेटर वाज इन न्यूज, व्हाट इज द बेसिक फंक्शन ऑफ इंसिनरेटर, ठीक है। वो ऑक्सीजन की एब्सेंस में कचड़े को जला देता है, वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में कचड़े को जलाता है। इस ऑब्जेक्टिव से एनवायरमेंट टेक्नोलॉजी सेक्शन में क्वेश्चन यूपीएससी ऑलरेडी एक पूछ चुका है। तो इंसिनरेटर सुन के आपको एक चीज तो समझ में आ गई, कूड़ा कचरा ये सॉलिड वेस्ट वगैरह को जलाने के लिए एक भट्टी टाइप की कोई चीज होती है जहां ऑक्सीजन की एब्सेंस या प्रेजेंस में कुछ भी हो सकता है, ठीक है, वो आपका काम है ढूंढना, ठीक है, उसमें किसी भी सॉलिड वेस्ट को बर्न कर देता है, जला देता है जल्दी, यानी टू गेट रिड ऑफ सम काइंड ऑफ द सॉलिड वेस्ट एंड एवरीथिंग। लेकिन आपको पता है इससे पॉल्यूशन भी क्रिएट होता है। तो उसी पॉल्यूशन को चेक या रोकने के लिए एक ग्लोबल अलायंस फॉर इंसिनरेटर अल्टरनेटिव्स करके बनाई गई। इंसिनरेटर अल्टरनेटिव का मतलब क्या? इंसिनरेटर आपको समझ में आ गया, एक ऐसी भट्टी जहां पे सॉलिड वेस्ट को जलाया जाता है, उसको खत्म किया जाता है, दैट काइंड ऑफ द थिंग, ठीक है। तो इसके कुछ अल्टरनेटिव्स भी तो हो सकते हैं जो लेस इन्वायरमेंटल डिग्रेडिंग हो, मतलब इन्वायरमेंट को, आपको पता ही कि इंसिनरेटर वगैरह में कुछ भी ऐसा होगा, कोई चीज़ आप जलाओगे, जैसे प्लास्टिक है फॉर एग्जांपल, प्लास्टिक इज अ नॉन बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट, ठीक है। ये प्राकृतिक रूप से अपने आप नष्ट नहीं हो जाता है, चाहे प्लास्टिक हो चाहे पॉलीथीन वगैरह हो। अगर इसकी माइक्रोन्स में वैल्यू ज़्यादा है तो आपको पता है अगर आप उसकी ऐसे डंपिंग कर दे तो सॉइल में पड़ी रहती है, तो वो सॉइल में मिलके मतलब नाइट्रेट वगैरह बगा के अपने आप डिग्रेड नहीं होता है, वो पड़ा रहता है सालों, पता नहीं कितने कितने हज़ार सालों तक पड़ा रहेगा। और उसको किसी जानवर वगैरह ने खा लिया, समुद्र में गया तो वहाँ पे जो मतलब कहते नहीं है जो मैरीन इकोसिस्टम होता है वो भी प्रभावित होता है कहीं ना कहीं, क्योंकि ये जो जीव जंतु जो समुद्रों में पाए जाते हैं उसको खा लेते हैं बेचारे, उसमें ट्रैप हो जाते हैं, मर जाते हैं। आपको पता ही एक न्यूज़ ब्लॉग पे फ्लैश करती है कि जो आप लोग वॉशिंग सोडा वो क्या यूज़ करते हैं कपड़े धोने के लिए, जो सर्फ एक्सेल एंड एवरीथिंग लाइक दैट, वॉशिंग पाउडर वगैरह यूज़ करते हैं, इसमें भी कुछ माइक्रो प्लास्टिक पाए जाते हैं। तो इसकी जब डिस्चार्ज होती है नालियों में और इसमें समथिंग लाइक दैट, तो चाहे वो लेक्स में जा रहा हो या बाद में नदियों में जा रहा हो, नदियों के थ्रू समुद्र में जा रहा हो, तो ये एक्वाटिक जो इकोसिस्टम है उसको बहुत प्रभावित करता है, क्योंकि इसमें माइक्रो प्लास्टिक पाए जाते हैं, इसमें बीड्स पाए जाते हैं, दैट काइंड ऑफ द थिंग। तो गवर्नमेंट इज ट्राइंग टू लाइक इसको कम करने की कोशिश की जा रही है, इससे जो पोल्यूशन होता है। एनीवे, हम यहाँ पे फोकस करते हैं कि व्हाट इज दिस ग्लोबल अलायंस फॉर द इंसिनरेटर अल्टरनेटिव। ग्लोबल अलायंस फॉर द इंसिनरेटर अल्टरनेटिव्स एशिया पैसिफिक, ये वर्ड याद रखिएगा, इन कोलैबोरेशन विद द अदर एनवायरमेंटल ऑर्गेनाइजेशन हैज कॉल्ड ऑन द एशियन टू टेक डिसाइसिव एक्शन इन रिस्पॉन्स टू द प्लास्टिक पॉल्यूशन, ठीक है। मैंने भी आपसे बताया था कहीं ना कहीं एयर पॉल्यूशन से डील करता है, प्लास्टिक पॉल्यूशन से डील करता है, क्योंकि इंसिनरेटर की हमें यूज इसीलिए पड़ता है क्योंकि कोई भी ऐसा कचरा, जैसे आपने सब्जी वब्जी काटी, ठीक है, आपने बहुत सारा पेपर वेस्ट क्रिएट किया, इसको आप ऐसे भी अगर जमीन में पिट खोद के गड्ढा डाल के उसमें डाल देते हैं तो वो कुछ टाइम के बाद बायोडिग्रेड हो जाएगा, अपने आप ये बायोडिग्रेडेबल होता है, जमीन का जाके मिट्टी में मिल जाएगा। लेकिन प्लास्टिक एक ऐसी चीज होती है सॉरी दैट इज नॉन बायोडिग्रेडेबल इन नेचर, तो उसको खत्म करने के लिए तरीका क्या होता है कि सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट करना पड़ता है, इसमें से प्लास्टिक की चीज़ों को अलग निकालना पड़ता है और इसको इंसिनरेटर में हमको जलाना पड़ता है। अब जला तो दिया लेकिन उसकी वजह से एयर पॉल्यूशन क्रिएट होता है, तो इन्हीं सब चीज़ों से निपटने के लिए तो उसने यही कहा कि लाइक दो एशियन वगैरह है, इन सबको एक डिसाइसिव एक्शन लेना पड़ेगा टू टैकल दिस प्लास्टिक पॉल्यूशन। इट इज अ वर्ल्ड वाइड अलायंस ऑफ मोर देन 1000 grassroots groups or the non-governmental organization and individuals spread over 90 countries. It aims to power a transition away from our current linear and extractive economy towards a circular system in the and supports people right to safe and the healthy environment. अब देखिए यहाँ पे कई सारे वर्ड आपको देखने में मिलेंगे। एक वर्ड आपको दिख रहा होगा लीनियर इकोनॉमी, लीनियर और एक्स्ट्रा एक्टिव इकोनॉमी, और दूसरा वर्ड आपको दिखाई दे रहा होगा सर्कुलर सिस्टम। कुछ दिनों पहले, कुछ महीने पहले मोदी जी का एक इंटरव्यू फ्लैश हुआ था जहां पर वो किसी बहुत प्रोमिनेंट लीडर के साथ में बैठे हुए थे और वो कहता है आपकी जैकेट बड़ी अच्छी लग रही है, ये किस चीज़ की बनी है? तो वो कहते हैं ये रिसाइकिल्ड वेस्ट की बनी हुई है।
तो देखो, जब कोई बहुत बड़ा प्रोमिनेंट सेलिब्रिटी हो, चाहे वो पॉलिटिशियन हो, चाहे वो आपका एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री का से बिलोंग करता हो, या बिल गेट टाइप का आदमी हो जो किसी चाय वाले की दुकान पे एक बार चाय पी लेते हो तो अचानक से वो वर्ल्ड लेवल पे फेमस हो जाता है, उसको बाद में विंडोज का मास्टर भी बना दिया जाता है, दैट काइंड ऑफ द थिंग। तो होता क्या है, जब कोई सेलिब्रिटी किसी सोशल इशू पे कोई स्टैंड लेता है तो उसकी एक ग्लोबल अपील बहुत ज़्यादा होती है। अगर हम में से कोई रिसाइकिल्ड वेस्ट से बना हुआ कपड़ा या कचरा पहन के आएगा, या कोई पूनम पांडे टाइप का आदमी ये कह देगा कि मैं सर्वाइकल कैंसर पे इशू रेस करने के लिए मैंने अपनी डेथ को फेक किया था, तो वो उतना सेंसिटाइजेशन या रिस्पॉन्स नहीं क्रिएट करेगा जितना का एक ऐसा लीडर, एक ऐसा कैरिज्मेटिक पर्सनैलिटी का ओनर जिसकी ग्लोबल पॉपुलैरिटी बहुत ज़्यादा है। और आपको पता है, आप मोदी जी को कंडेम करें, क्रिटिसाइज करें, एक्सेप्ट करें, प्यार करें, मोहब्बत करें, नफरत करें, उससे फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन कहीं ना कहीं उनकी एक्सेप्टेबिलिटी, शायद एक रीज़न ये भी हो सकता है कि 10 साल का उनका जो पीएम की टेन्योरशिप है, इट वॉज लाइक फिल्ड विद ऑल द कॉन्ट्रोवर्सीज एंड ऑल, बी इट डिमोनेटाइजेशन, बी इट द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ जीएसटी, बी इट ड्यूरिंग वॉट एवर स्टैंड ही टुक इन द कोविड पीरियड एंड समथिंग लाइक दैट। उन्होंने इकोनॉमी को एक बहुत टर्बुलेंट फेज को फेस किया है। इस लेवल का फेस दो ही पीएम ने इंडिया में देखा है, एक आपको पता चलेगा उधर 1990s के टाइम पे देखा गया था, और दूसरा आपके मनमोहन सिंह ने 2008 में फेस किया था जब एक ग्लोबल इकोनॉमिक क्राइसिस चल रहा था। बट मनमोहन सिंह खुद एक इकोनॉमिस्ट थे, उनको ये चैलेंजेस फेस करने में उतनी प्रॉब्लम नहीं हुई थी, लेकिन मोदी जी ने अपने पीरियड में अपना जो उनका पॉलिटिकल टेन्योरशिप थी एज अ पीएम, इसमें इकोनॉमी में बहुत ज़्यादा सीवियर लेवल पे क्राइसिस देखा है। और मतलब ये तो नहीं कह सकते कि बहुत बहुत अच्छे से हैंडल कर लेगा, लेकिन इतने खराब तरीके से भी नहीं हैंडल किया, क्योंकि उसका वन ऑफ द बेसिक रीजन वॉज इज कैरिज्मेटिक पर्सनैलिटी। आप इमेजिन कर लीजिए, इंडिया में अगर मोदी जी का कोई और पीएम रहा हो, ठीक है, या कोई भी ऐसा पीएम होता ड्यूरिंग द कोविड एरा, वो आके एक दिन कह देता कि आज एक दिन के लिए आप अपने आप में, कहते नहीं, सेल्फ कंट्रोल करने के लिए, समथिंग लाइक दैट, अपने आप में एक अपने घर या चार दीवारी में बंद रहेंगे एक दिन के लिए। 23 मार्च के आसपास उन्होंने किया नहीं था कि एक दिन का आप अपने आप में लॉकडाउन, सेल्फ इंपोज्ड लॉकडाउन करेंगे। लेकिन कैरिज्मेटिक पर्सनैलिटी का ही नतीजा था कि लोगों ने कहा नहीं, मोदी जी ने कहा तो ठीक ही कहा होगा। उन्होंने कहा कि 24 घंटे घर में रहो, कोरोना मर जाएगा, ठीक है। वो एक पायलट प्रोजेक्ट था देखने के लिए कि अगर हम लॉन्ग टर्म लॉकडाउन लगाएंगे तो क्या एक दिन के लिए पहले लोग अपने आप को लॉकडाउन में इंपोज कर सकते हैं कि नहीं, तो एक अपील थी। तो कैरिज्मेटिक पर्सनैलिटी का यही रोल होता है। तो अगर मोदी जी किसी इंटरव्यू में बैठ के ये कह देते हैं कि मैंने एक रिसाइकिल्ड वेस्ट से बना हुआ जैकेट या कपड़ा पहना है, तो लोग पहले तो गूगल पे जाकर सर्च करना शुरू करते हैं रिसाइकिल्ड वेस्ट क्या होता है, उससे क्या कपड़े बनाए जा सकते हैं, अगर मोदी जी पहन सकते तो हम क्यों नहीं पहन सकते हैं। फिर कुछ एक न्यूज़ ऐसी फ्लैश हुई थी जिसमें मोदी जी किसी कोस्ट के किनारे, किसी मतलब कोई ऐसा ही तट वगैरह था, तो वहाँ पे प्लास्टिक की बोतलें बीन रहे थे। अरे मोदी जी कबाड़ी कचरे वाले थोड़ी है कि जाके वहां पे कचरा बीनने के लिए गए थे कि आप बाद में ये कह दिए कि ये नौटंकी कर रहे थे, ऐसा कुछ नहीं था। ही वाज ट्राइंग टू क्रिएट अ काइंड ऑफ सेंसिटाइजेशन कि अगर मैं एज अ पीएम, ठीक है, अपने एक इतने इंगेज्ड शेड्यूल से, इतना बिजी आदमी है आदमी कि उसको एज एमपी भी जाके लोकसभा में बैठना है, ग्लोबल मीट्स को भी हैंडल करना है, कोई डिग्निटरी आता है उसको भी हैंडल करना है, उसके साथ साथ में आप लोगों के मीम्स भी देखने हैं जो उन पे बनाए जाते हैं एआई जनरेटेड, इतना सब करने के बाद भी उनको प्लास्टिक किनारे कचरा भेजने की, ठीक है, नौटंकी कर रहे थे, कोई बात नहीं, सेंसिटाइजेशन तो कर रहे थे कि मैं एज अ पीएम कर सकता हूं तो तुम क्यों नहीं कर सकते। तुम अगर किसी बीच पे घूमने जाते हो, तुम्हें वहां प्लास्टिक की बोतलें, कचरा दिख रहा है तो तुम भी उठा के डाल दो। लोग उसे एक शर्म का वो देखते हैं ना कि यार जमीन से उठाएंगे तो लोग हमें कबाड़ी वाला कहेंगे, फिर आपके दिमाग में फ्लैश होगा नहीं मोदी जी की फोटो आई थी वो भी बीन रहे थे, चलो मैं भी बीन लेता हूँ, मैं भी फोटो सेशन करा के डालूंगा। आप नौटंकी करो, कुछ भी करो, उससे फर्क नहीं पड़ता है, उसका एक पॉजिटिव इंपैक्ट तो पड़ रहा है ना इन्वायरमेंट पे। आप उस पॉजिटिव एस्पेक्ट को देखने की कोशिश करिए। व्हाई आई एम टॉकिंग अबाउट दिस फेरी टेल्स, ठीक है, हवा में नहीं बातें कर रहा हूँ, इट इज ऑल अबाउट द सर्कुलर इकोनॉमी, ठीक है। इकोनॉमी में दो वर्ड आते हैं, ठीक है, वन इज द लीनियर इकोनॉमी and the other one is circular economy। देखिए, लीनियर इकोनॉमी का मतलब क्या होता है, आपने कोई भी गुड मैन्युफैक्चर किया, ठीक है, इस गुड को यूज किया या कंज्यूम किया, उसके बाद में आपने इसे डिस्ट्रॉय कर दिया, ठीक है, इसकी इकोनॉमिक वैल्यू खत्म हो गई। जैसे इमेजिन कर लीजिए आपने सेलफोन्स लिए, आपको पता ही कि पहले जो नोकिया के फोन आते थे 10-10 साल चला करते थे, 5-5 साल तो नॉर्मल था, गिर गया, टूट गया, फेंक दो, किसी को सर फोड़ दो, खत्म ही नहीं होते थे, ठीक है। अब जो फोन आ रहे हैं रिसेंटली, चाहे वो आईफोन हो, चाहे वो आपके सैमसंग के हो या एमआई के हो, किसी के भी फोन आ रहे हो, आपको भी बताऊं उनकी जो शेल्फ लाइफ होती है हार्डली 3 to 4 ईयर्स होती है, बहुत ज्यादा चल गए तो, ठीक है, 5 साल तो कोई नहीं चलता है, 3-4 साल में कभी उसकी बैटरी खराब होने, कुछ खराब होने, उसके बाद आप उसको डंप कर देते हो। आपको पता है यूपी में एक डिस्ट्रिक्ट पड़ता है मुरादाबाद, उसको बोल देते हैं इलेक्ट्रॉनिक कैपिटल डंपिंग सिटी करके बोलते हैं, सबसे ज्यादा ई वेस्ट वहीं जनरेट होता है, ठीक है। तो जो आप आज की डेट में इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट आप हर कोई यूज कर रहे हैं, सेलफोन यूज कर रहे हो, लैपटॉप यूज कर रहे हो, और जब यूज हो जाता है इसमें आपको पता है चिप्स यूज होते हैं, इंटीग्रेटेड सर्किट आईसी यूज होता है जो बेसिकली सिलिकॉन वगैरह बना होता है, लिथियम वगैरह बना होता है, बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं, ये सबके सब ज्यादातर नॉन बायोडिग्रेडेबल होती हैं, ठीक है। अच्छा, आपको पता होगा कि इफ आई एम करेक्ट, कहाँ पे ओलंपिक्स हुए थे रिसेंटली, जापान वापान में भी कहीं, टोक्यो में हुए थे ना शायद, टोक्यो ओलंपिक्स हुए थे, तो जो उसमें जो मेडल्स बने थे उन्होंने किसी रिसाइकिल्ड वेस्ट के बनाए थे, उसके बारे में जरा चेक कर लेना। इट वाज आल्सो टू क्रिएट अ ग्लोबल सेंसिटाइजेशन अबाउट सर्कुलर इकोनॉमी, कि जब आप किसी वेस्ट को
मतलब कहते नहीं वो फेंक रहे हो, डंप कर रहे हो, तो उसको डंप कर रहे हो तो उसका एक इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट पड़ता है। वो कचरा जो होता है वो सीधे आप नेचर में डंप कर रहे हो, ठीक है, वो इतनी जल्दी बायोडिग्रेड नहीं होगा। तो अगर आप उसे रिसाइकिल करते हो, उससे एक इकोनॉमिक वैल्यू क्रिएट करते हो, जैसे टोक्यो वालों ने किया कि कचड़ों से और इस टाइप के जो डंपिंग वेस्ट होते हैं उससे उन्होंने मेडल्स बना दिए, तो वो साइकिल हो गया कि नहीं हो गया। तो लीनियर इकोनॉमी ये कहती है अगर आपने किसी गुड को मैन्युफैक्चर किया, उसके यूज करने के बाद उसे डंप कर देते हो, फेंक देते हो, फिर आप एक नया गुड क्रिएट करते हो, तो एक लीनियर फॉर्म में चल रहा है। और सर्कुलर इकोनॉमी क्या कहती है कि आपने मान लीजिए लैपटॉप या कोई भी ऐसी चीज, सेलफोन वगैरह, उसको प्रोड्यूस किया, फिर आपने उसको कुछ सालों तक यूज किया, अब उसको नेचर में डंप करने की बजाय उसके ही कंपोनेंट को यूज करके आप दोबारा कोई दूसरा गुड बना देते हो। भले ही फोन बना दो, ठीक है भाई, आईसी वगैरह है उसमें थोड़ा बहुत 3-5 करके उसको नया फोन बना लो, समथिंग लाइक दैट। प्लास्टिक वगैरह उसमें यूज होती है, ग्लासेस वगैरह यूज होते हैं, उनको आप रिसाइकिल करके दोबारा यूज कर सकते हो। तो इसको हम बोलते हैं रिसाइकलिंग ऑफ द इकोनॉमी या फिर सर्कुलर इकोनॉमी, ठीक है। तो ये जो आपकी अलायंस है, ठीक है, GAI, ये इट इज टॉकिंग अबाउट अ शिफ्ट टुवर्ड्स द लीनियर और द एक्सट्रैक्टिव इकोनॉमी। लीनियर को एक्सट्रैक्टिव इकोनॉमी क्यों कहते हैं? क्योंकि एक्सट्रैक्ट कर रही चीजों को, खींच रही है, ले रही है, वापस कुछ नहीं दे रही है। और सर्कुलर इकोनॉमी का मतलब क्या होता है कि जो लिया वो वापस कर दिया। तो सर्कुलर वे में जब चीजें चलती हैं तो इसमें तो कचरा तो क्रिएट ही नहीं हो रहा है ना। आप खुद देखिए यहाँ पे जो बना वो उसी में वापस चला गया। बर्थ रिबर्थ, बर्थ रिबर्थ, आत्मा कभी रिलीज होकर परमात्मा से मिल ही नहीं रही है, ये इसी विशियस साइकिल में फंसी हुई है। तो एक तरह से ये एनवायरनमेंट के लिए बहुत अच्छा हो जाता है ना। तो अब आपको याद रखना है कि जो GI है इट इज टॉकिंग अबाउट द सर्कुलर इकोनॉमी, और इसने बेसिकली एशियान से अपील की थी। तो एशियान न्यूज में आ रहा था, देख लेना एशियान के मेंबर स्टेट्स कितने हैं, 10 हैं, इसके हेडक्वार्टर कहाँ पे पड़ते हैं, दैट काइंड ऑफ द थिंग, ठीक है। और इट इज बेसिकली डीलिंग विद द प्लास्टिक पॉल्यूशन, और यही सब चीजें आप इसमें देख लीजिएगा। GAIA envisions a just zero waste world built on a respect of the ecological limits and the community rights, where the people are free from the burden of toxic pollution and the resources are sustainably conserved, not burned or dumped। मैंने पहले ही कहा था इंसिनरेटर का हमने यूज किया, जहां पे हमें जलाना दफनाना ये सब नहीं करना है, बल्कि इकोनॉमी में ही रिसाइकिल करना है। This entails fighting pollution and building the regenerative solutions in the cities through the local campaign, shift in the policy and the finance, research and everything like that। They work on the 4 primary points of intervention: incineration, zero waste, प्लास्टिक एंड क्लाइमेट। ये इसके 4 फोकस एरियाज हैं, देख लेना, प्रीमियर लाइन में पूछ सकते हैं। फिर इंसिनरेशन क्या है, मैंने आपको पहले बता दिया, इट इज द प्रोसेस ऑफ बर्निंग द हैजार्डियस मटेरियल एट हाई टेम्परेचर्स हाई एनफ टू डिस्ट्रॉय द कंटामिनेंट्स एट वेरी एक्सट्रीमली हाई टेम्परेचर। इस पे चीज़ों को बर्न कर देते हैं। It is conducted in the incinerator, which is a type of furnace designed for burning materials in the combustion chamber. Many different types of materials can be treated by incineration, including the solids, liquids and the gases. यही सब है, ये प्रीमियर क्वेश्चन पूछा जा चुका है ऑलरेडी। तो अब ये अलायंस से पूछ सकते हैं, ठीक है, समथिंग लाइक दैट। एक ऑप्शन दिखाई दे सकता है, इट इज रिकॉग्नाइज्ड और एफिलिएटेड बाय यूनाइटेड नेशन, तो आंसर होगा नहीं, ठीक है, इसका यूनाइटेड नेशन से कोई लेना देना नहीं है। ये एक तरह का NGO ऑपरेटेड टाइप का ऑर्गेनाइजेशन है, जिसमें इंडिविजुअल्स भी इन्वॉल्व है और कुछ नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन भी इन्वॉल्व है। एक और वर्ड न्यूज में रहा था, GPS स्पूफिंग, ठीक है। स्पूफिंग तो आप जानते ही हो क्या होता है, बेवकूफ बनाना, ठीक है, मूर्ख बनाना, स्पूफ करना किसी को, फनी पैरोडी टाइप की चीज होती है, विद अ मैलिशियस इंटेंट, समथिंग लाइक दैट। और यहाँ एक वर्ड है GPS, यानी आप बेसिकली GPS को बेवकूफ बना रहे हो, या GPS यूज करते हुए किसी और को बेवकूफ बना रहे हो। ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, GPS, ये आपको पता है US का एक तरह का ग्लोबल नेविगेशनल सैटेलाइट सिस्टम है, जिसका यूज करके आप नेविगेशन वगैरह करते हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको एक जगह से दूसरी जगह जाना है, तो पहले आप क्या करते थे, पनवाड़ी से रास्ते चलते किसी दुकान वाले से एक चाय पी, एक सिगरेट पी, उससे पूछना, हाँ भैया इधर जाना है, उधर जाना है, दैट काइंड ऑफ द थिंग। इनको हम एंशिएंट टाइप का, या कहते नहीं है, ओल्ड स्कूल ऑफ GPS इन्हीं को बोला जाता था। फिर टेक्नोलॉजी का एडवांसमेंट होता है, सबके फोन में GPS लोकेटर वगैरह लगा हुआ है। अब आपको पता है अर्थ के लोअर अर्थ ऑर्बिट या मिडिल अर्थ ऑर्बिट में बहुत सारी नेविगेशनल सैटेलाइट्स पहले से हैं, ठीक है। इसी का यूज करते हुए US ने अराउंड अपनी जो भी 20-22 उनकी सैटेलाइटें हैं, ठीक है, आई एम नॉट वेरी श्योर अबाउट द एग्जैक्ट फिगर, यू कैन गूगल इट, ठीक है। जब पढ़ाया था साइंस टेक में तब पढ़ाया था, उसमें मैंने सब बता चुका हूँ, GPS क्या है, इंडिया का नेविक क्या है, ये बेसिकली नेविगेशनल सैटेलाइट सिस्टम होते हैं। यानी जब सैटेलाइट्स का यूज आप नेविगेशन के लिए करते हो, चलने फिरने के लिए करते हो, ठीक है, अपनी पोजीशन से दूसरी पोजीशन तक पहुंचने के लिए। मतलब मेरा एग्जाम का सेंटर पड़ा है, ठीक है, अब मैं उस सिटी में पहुंच के जाके यहाँ परेशान सबसे पूछ रहा हूँ, भैया ये एग्जाम सेंटर कहाँ पे है, मतलब कितनी देर लगेगी जाने में। GPS ऑन किया, उसमें ड्यूरेशन वगैरह सब दिखा देता है, ऑटो लोगे इतनी देर लगेगी, पैदल जाओगे इतनी देर लगेगी, ठीक है, दैट काइंड ऑफ द थिंग। अब आप कहोगे GPS स्पूफिंग क्यों न्यूज में था? वो इसलिए न्यूज में था, आपको पता है इजराइल और गजा का वॉर चल रहा है। लास्ट वीक हमने क्लास भी ली थी, जहां पे बताया था, संडे को ही मेरे ख्याल से वो न्यूज में आई थी, तो जब लास्ट सेशन हुआ था तो हमने इसको डिस्कस भी किया था कि ईरान ने अराउंड 350 मिसाइल्स को इजराइल पे टारगेट किया था इन रिटेलिएशन टू द ईरान स्ट्राइक इन द
in response to the Israel's attack on the Iranian embassies located in Syria. सीरिया में जो ईरान की एम्बेसीज हैं उस पे कुछ इजराइल की मिसाइलें गिर गई थी, जिसमें करीब 7-8 से लेकर 10 लोग लमसम मर गए थे। कुछ का ये भी रिपोर्टिंग थी कि 17-18 लोग मरे थे। ऑफिशियल स्टेटमेंट फिलहाल 7-8 का आया था, ठीक है। तो उसके रिटेलिएशन में जो ईरान की इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प है उसने इजराइल पे करीब 350 मिसाइल्स को टारगेट किया। और आपको पता ही है कि जो इजराइल है इसका एक आयरन डोम स्ट्रक्चर है जो मिसाइल को एयर में ही काउंटर कर देता है। मतलब उन्होंने मिसाइल आ गई वो हवा में ही उसको खटाखट निपटा देगा। दैट कैन होता है। उसमें 99% उसका सक्सेस रेट था। मैक्सिमम मिसाइल को उसने वहीं पे निपटा दिया था। इंटरसेप्शन वहीं उसी पॉइंट पे हो गया था एटमॉस्फेयर में। तो इजराइल ने रिसेंटली क्या किया है कि जीपीएस स्पूफिंग का यूज किया था टू मिसगाइड द ईरान मिसाइल्स। जीपीएस स्पूफिंग क्या होती है? इमेजिन कर लीजिए कि मुझे एक जगह से दूसरी जगह पे जाना है, ठीक है, नेविगेशन करना है, या मुझे मान लीजिए किसी मिसाइल को टारगेट करना है, तो मे बी आई माइट बी यूजिंग द जीपीएस, जो है तो यूएस बेस्ड बट यूज तो हर कोई पूरी दुनिया में कर रहा है। इंडिया वाले भी अपना एक रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम कर रहे हैं। तो ऐसा कहा गया कि जो ईरान वाले हैं जब उन्होंने मिसाइल्स को यूज किया तो उन्होंने जीपीएस का यूज किया था, ठीक है, पोजीशन को स्पेसिफाई करने के लिए कि हाँ मैं ईरान के शहर इजराइल के शहर में या इस पर्टिकुलर स्पॉट पे मिसाइल गिरानी है। तो इजराइल ने वहां पे साइबर हैकिंग का यूज किया फॉर डूइंग दिस काइंड ऑफ द जीपीएस स्पूफिंग, कि जीपीएस को मैनिपुलेट किया जा सके। जीपीएस स्पूफिंग कुछ ऐसे होती है, मैंने एक फोटो भी अटैच की थी। लेट्स से फॉर एग्जांपल देखिए क्या है। जीपीएस स्पूफिंग इज व्हेन द टेक्नोलॉजी और द पर्सन अल्टर्स द डाटा दैट अ डिवाइस अपीयर्स टू इन द डिफरेंट लोकेशन और द टाइम जोन, ठीक है। मान के चलिए कुछ ऐसा देख लीजिए आप कि जय, मैं ही आपको यहां करके दिखा देता हूं। मान लीजिए ओरिजिनल लोकेशन किसी व्यक्ति की ये है, आपने उसे जीपीएस से ट्रैक किया तो ओरिजिनल लोकेशन ये है, लेकिन अगर मैं वहां पे साइबर हैकिंग कर देता हूं, मतलब आपके जो भी आप फोन यूज कर रहे हो या जो भी आप टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हो टू ट्रेस में, उसमें कुछ अल्टरनेशन कर देता हूं, तो आपके सिस्टम पे ये दिखाएगा कि ये लोकेशन क्या है, यहां पर है। तो आप जब मिसाइल दागोगे मेरे ऊपर तो मिसाइल L1 पे ना गिर के L2 पे गिरेगी, ठीक है। इट इज सिंपली बिकॉज ऑफ द टेक्नोलॉजिकल साइबर हैकिंग एंड समथिंग लाइक दैट। तो इजराइल ने इसी टेक्नोलॉजी का यूज किया था, इसीलिए जीपीएस स्पूफिंग जो थी वो न्यूज में थी। अब आप देखिए स्पूफर क्या है। जीपीएस स्पूफर आइडेंटिफाइज द जीपीएस एनेबल्ड डिवाइसेस दे वांट टू स्पूफ एंड मिमिक its signals being sent. Real position, the GPS spoofers counterfeit signal overpowers the signal of the GPS enabled devices that it is targeting. और spoof position क्या होती है जो वो दिखाता है? It appears in the location or the time indicated by the GPS spoofer, not the device itself. तो एक तरह की साइबर हैकिंग है। इसको थोड़ा सा देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। GPS spoofing, also known as the GPS simulation, it refers to the practice of manipulating or tricking a GPS receiver by broadcasting the false GPS signals. ठीक है? It is a malicious technique that manipulates the global positioning system data, thereby misleading a GPS receiver about its actual location. This could potentially cause significant disruption as miscredit navigation systems, misleading delivery vehicles, or even take the smartphone app. ठीक है? That was all about it. इसके बाद थोड़ा सा देख लीजिए। इट मिसलीड्स द जीपीएस रिसीवर इनटू बिलीविंग दैट इट इज लोकेटेड समवेयर, वही सब जो मैंने बताया, ठीक है, मिसलीड करता है बेसिकली। इट एक्सप्लॉइट्स द इनहेरेंट वल्नरेबिलिटीज इन द जीपीएस इंफ्रास्ट्रक्चर, द वीक सिग्नल स्ट्रेंथ ऑफ द जीपीएस सैटेलाइट। अब आपको पता है जीपीएस सैटेलाइट एकदम एग्जैक्ट प्रिसाइज लोकेशन बिल्कुल सेंटीमीटर और मिलीमीटर पे तो देता नहीं है, ठीक है। सैटेलाइट सिस्टम है वो दे रहा है, तो कहीं ना कहीं वीक सिग्नल्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इट। तो बेसिकली जीपीएस स्पूफिंग क्या करता है, इसी वीक सिग्नल स्ट्रेंथ का यूज करता है टू मैनिपुलेट द पर्टिकुलर जीपीएस ट्रैकिंग एंड एवरीथिंग लाइक दैट, ठीक है। द वीक सिग्नल स्ट्रेंथ ऑफ द जीपीएस सैटेलाइट, द ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम functions by sending signals from the satellites to the GPS receivers on the earth. These receivers then calculate their position based on the time it takes for the signals to arrive. However, due to the weak signal strength of the GPS satellites, these signals can be easily overwhelmed by the fake signals. क्योंकि डिस्टेंस होता है, लैप्स रेट ज़्यादा होता है, तो इन सब चीज़ों का, इन लूपहोल्स का फायदा उठाते कोई भी आदमी इन वीक जीपीएस सिग्नल स्ट्रेंथ को मैनिपुलेट कर सकता है और इसको ओवरवेलम करते हुए किसी स्ट्रॉन्ग जीपीएस सिग्नल को जो कि फेक साइट की है उसको वहाँ पे इम्पोज कर सकता है। तो सामने वाला आदमी बेवकूफ बन जाता है। दैट काइंड ऑफ थिंग। स्पूफिंग इज नॉट सेम एज द जैमिंग। जैमिंग एक अलग वर्ड होता है। अगर हम कहते हैं जीपीएस जैमिंग क्या है, तो जैम कर देगी, मतलब आपको सिग्नल ही नहीं मिलेंगे। आप किसी को जीपीएस से ट्रैक करना चाह रहे हो और आपके सिग्नल ही नहीं आएंगे कि मैं ट्रैक नहीं कर पा रहा हूँ, मतलब पूरी तरह से ब्लॉक कर दिया। जैसे कई सेंसिटिव एरियाज होते हैं तो वहाँ पे फोन जैमिंग कर देते हैं, आपके सिग्नल निकलेगा, बात नहीं कर सकते हो। अगर मैं कहूंगा कि सिग्नल स्पूफिंग क्या होता है कि मैं कहीं कॉल कहीं से कर रहा हूं, किसी ने मेरी लोकेशन ट्रेस करनी चाहिए तो उसको दिखाएगा कुछ और, मतलब मिसलीड या मिसडायरेक्ट करना वो स्पूफिंग में आएगा। और जैमिंग का मतलब होता है पूरी तरह से सिग्नल्स को ब्लॉक कर देना। जैमिंग एज द नेम सजेस्ट इज व्हेन द जीपीएस सिग्नल्स आर जैम्ड। स्पूफिंग इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम द वे इट इज वो। अब इसके रियल वर्ल्ड कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं, ये तो हमने एक इंसिडेंट देखा कि इजराइल ने इस टेक्नोलॉजी का यूज किया, गलत तो नहीं था,
कहीं ना कहीं उसने अपने सिविलियंस की जान ही बचाई इस टेक्नोलॉजी का यूज करने में, मिसाइल प्रिसाइज लोकेशन पे गिरती। लेकिन इसके कुछ पॉसिबल कॉन्सिक्वेंसेज भी हैं। इट कैन हैव अ पोटेंशियली कैटास्ट्रोफिक इफेक्ट पार्टिकुलरली वेयर द नेविगेशन इज कंसर्न्ड। फॉर इंस्टेंस मिसलीडिंग अ शिप और अ एयरक्राफ्ट अबाउट इट्स करंट लोकेशन कुड स्टीयर इट ऑफ द कोर्स। इमेजिन कर लीजिए देयर इज सम टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन और वो ये प्लान करता है कि दो एयरक्राफ्ट में आपस में उसको भिड़ा देना है, जैसे आपको पता ही है ट्विन टावर वाला केस हो चुका, समथिंग लाइक दैट, ठीक है। तो वो कुछ नहीं करेगा। अब आपको कोई भी प्लेन्स होते हैं समथिंग, वो जीपीएस यूज कर रहे हैं आपका, या इंडिया में नेविक को यूज कर रहे हैं, आप इमेजिन कर लीजिए नेविगेशन के लिए। अब किसी ने जीपीएस स्पूफिंग करके उसको मिसडायरेक्ट कर दिया, उधर से पेन आ रहा है उधर से पेन आ रहा है, दोनों में क्रैश हो सकता है। तो ये टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के लिए पोटेंशियल एक एलिमेंट मिल जाता है उनको, मतलब एक तरह का ये साइबर टेररिज्म को आगे चल के फ्यूल कर सकता है। साइबर टेररिज्म को इससे बहुत ज़्यादा फायदा मिल सकता है आगे चल के, और ये इंटरनल सिक्योरिटी के लिए भी बहुत बड़ा थ्रेट आगे चल के बनेगा, ठीक है। तो इसको गवर्नमेंट को देखना पड़ेगा। मोरएवर जीपीएस स्पूफिंग हैव द पोटेंशियल टू अफेक्ट द वेरियस इंडस्ट्रीज एक्सटेंसिवली इंक्लूड द लॉजिस्टिक एंड द सप्लाई चेन, टेलीकम्युनिकेशन, एनर्जी एंड आपके लॉजिस्टिक इससे कैसे इंपैक्ट होता है। मान लीजिए मुझे 10 ट्रक अपनी किसी लोकेशन पे पहुंचाने हैं, किसी ने स्पूफिंग करके उसको कहीं और पहुंचा दिया, मेरा कोई राइवल हो सकता है, तो उससे मेरी मैन्युफैक्चरिंग में डिले हो सकता है। दैट काइंड ऑफ द थिंग। इमेजिन कर लीजिए इंडिया ने कोई यूनिट लगा रखी, कोई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगा रखी है तमिलनाडु में, और उसको रॉ मटेरियल उड़ीसा से या आंध्र प्रदेश से या फिर लेट से बिहार वगैरह से भेजना है। वो ट्रक के ट्रक जा रहे हैं लाइन में, वो जीपीएस ट्रैकर वगैरह यूज करें कि हम कब पहुंचेंगे, और चाइना वाले चाहते हैं कि वो सामान जरूरी नहीं है कि रॉ मटेरियल हो सकता है कोई न्यूक्लियर डिवाइस हो उसमें, हो सकता है हमारा कोई बहुत क्रूशियल स्ट्रेटेजिक प्रोजेक्ट चल रहा हो जहां हमें बहुत क्रूशियल कंपोनेंट वगैरह को कहीं पे सप्लाई करना हो, ठीक है। और चाइना वाले उसको हैक कर देते हैं, हमको मिसगाइड कर देते हैं, हमारी गाड़ियां कहीं और पहुंच रही हैं, ठीक है। दैट काइंड ऑफ द थिंग। तो आगे चल के कहा नहीं, ये इंटरनल सिक्योरिटी वगैरह के लिए भी आगे चल के चैलेंज बन सकता है, ठीक है। यही सब चीजें उसमें है। फिर हम आगे चलते हैं, क्लाउडेड टाइगर कैट। ये वर्ड काफी न्यूज में था, अभी इसको देखते हैं ये क्या है। न्यू स्पीसीज ऑफ द टाइगर कैट। ये एक तरह की पहली बात तो बिल्ली है, ठीक है। टाइगर कैट लिखा ही हुआ है इसमें, लेकिन दिखने में थोड़ी शेर टाइप की दिखाई दे रही है आपको। वैसे भी ये कैट फैमिली में सब जानवर एक जैसे ही होते हैं, ठीक है। इट वाज डिस्कवर्ड रिसेंटली इन द ब्राजील। इट इज फेसिंग एक्सटिंक्शंस और द थ्रेट्स फ्रॉम द डिफॉरेस्टेशन एंड द इलीगल हंटिंग दैट इज नोन एज पोचिंग, ठीक है। तो बस आपको एक चीज याद रखनी है कि टाइगर कैट भी न्यूज में था, वो कहाँ पाया जाता है, वो ब्राजील में पाया जाता है, और इसका एक नाम क्या है, ऑन्सिल्ला, ठीक है। ऑल्सो नोन एज ऑन्सिल्ला। टाइगर कैट्स आर स्मॉल स्पॉटेड कैट्स, दे आर क्वाइटली स्टॉक सेंट्रल एंड द साउथ अमेरिका। ये सबसे ज्यादा कहाँ पाई जाती है, सेंट्रल और साउथ अमेरिका। और आपको पता है ये अभी ब्राजील में पाई गई है, मतलब कहाँ पे, साउथ अमेरिका में। ब्राजील सबसे बड़ी कंट्री आपको पता ही साउथ अमेरिका की। फिर वही है, दे आर अमंग द शाइएस्ट एंड द स्मॉलेस्ट वाइल्ड कैट्स इन द अमेरिका, वेटिंग बिटवीन 1.5 से 3 किलोग्राम की होती हैं, ठीक है। दैट वाज ऑल अबाउट इट। बस उसकी लोकेशन देख लेना। ये वर्ड न्यूज में था, माउंट रुआंग। यूपीएससी में ऐसे कई क्वेश्चन आते हैं दैट आर बेसिकली ज्योग्राफी बेस्ड, मैप लोकेशन बेस्ड, समथिंग लाइक दैट, ठीक है। अब कोई वैसा वर्ड न्यूज में रहा था, हुआ क्या था, यहाँ वॉल्केनिक इरप्शन हो रहे हैं। माउंट रुआंग पड़ता है बेसिकली इंडोनेशिया में। देखिए मैंने मैप अटैच किया है, ये आपको दिखाई दे रहा है, मलय पेनिनसुला पूरा है। अच्छा, अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं तो लार्जेस्ट आर्कीपेलागो ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया का सबसे बड़ा आर्कीपेलागो कौन सा है। आर्कीपेलागो पता ही ना, ग्रुप ऑफ द आइलैंड्स इज नोन एज आर्कीपेलागो। लाइक जापान, जापान कंसिस्ट ऑफ होंशु, होकाइडो, शिकोकू, क्यूशुशु, ये 4 मेजर आइलैंड हैं, और भी बहुत सारे माइंड हैं, ये मिलकर जापान बनाते हैं, ठीक है। इसके अलावा इंडोनेशिया है, इंडोनेशिया भी बहुत सारे ग्रुप्स का एक, बहुत सारे आइलैंड्स का समूह है। आपको इंडोनेशिया दिख ही रहा है, यहाँ पे जकार्ता है, सुमात्रा है, कहीं सुमात्रा होगा आपका, ठीक है, जावा होगा कहीं, या आपका बोर्नियो वगैरह पड़ता है। ये सारे कई सारे आइलैंड्स होते हैं, इन सबको मिलकर इंडोनेशिया बनता है। इसके अलावा फिलीपींस वगैरह, इट इज ऑल्सो अ ग्रुप ऑफ मेनी आइलैंड्स, इसको भी आप आर्कीपेलागो कहोगे। इंडिया में कोई आर्कीपेलागो है, लक्षद्वीप, इट इज आर्कीपेलागो। बोलते तो हैं लाक्षद्वीप, लेकिन बेसिकली 13-14 तो आइलैंड है ही, ठीक है। अंडमान एंड निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड्स, ये भी एक तरह का आर्कीपेलागो। मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था, ट्राई टू सर्च इट, द लार्जेस्ट आर्कीपेलागो ऑफ द वर्ल्ड। अगर मैं आपको 2 ऑप्शन दूं, मलय आर्कीपेलागो और दूसरा ऑप्शन दूं इंडोनेशिया, आप क्या मारोगे। ट्राई टू ड्रॉप इन द कमेंट सेक्शन कि दुनिया का सबसे बड़ा आर्कीपेलागो कौन सा है। आर्कीपेलागो मतलब ग्रुप ऑफ द आइलैंड, जो एक कंट्री के रूप में अपने आप को आइडेंटिफाई करता है, ठीक है। आपने कनाडा का मैप देखा होगा, तो कनाडा मेनलैंड तो है ही, साथ साथ में बहुत सारे ग्रुप ऑफ आइलैंड है, बैफिन बे वगैरह, तो आपको वहां मिल जाएंगे, ठीक है। इसके अलावा कैरेबियन सी में भी आप जाओगे, जब कैरेबियन सी आपको पता ही कहां पड़ता है ना, नॉर्थ अमेरिका यूएस, और इधर आपका मैक्सिको पड़ गया, और नीचे साइड में आपका साउथ अमेरिका लैटिन अमेरिका शुरू है, तो बीच में जो वो पड़ता है कैरेबियन है। इसमें जितने आइलैंड पहले आते हैं उनको कैरेबियन सी आइलैंड्स बोल देते हैं, ठीक है। दैट काइंड ऑफ द थिंग। तो आपसे क्वेश्चन मेरा ये है कि विच इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट आर्कीपेलागो। ज्यादातर बुक्स में या आप ऑनलाइन भी सर्च करेंगे तो आपको बार बार इंडोनेशिया का नाम फ्लैश करेगा, ठीक है, कि इंडोनेशिया इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट आर्कीपेलागो। लेकिन अभी रिसेंटली कुछ सालों से एक और वर्ड न्यूज में आने लगा है, मलय आर्कीपेलागो। एक वर्ड आता है मलय, MALAY, मलय आर्कीपेलागो। तो कहीं पर आपको यह भी लिखा मिल जाएगा कि मलय आर्कीपेलागो इज द लार्जेस्ट आर्कीपेलागो इन द वर्ल्ड। खास बात क्या है कि मलय आर्कीपेलागो कंप्राइजेज ऑफ इंडोनेशिया एज वेल एज फिलीपींस।
तो इंडोनेशिया ये पूरा का पूरा जो जितना है, और साथ साथ में फिलीपींस, इस पूरे को मिला दीजिए तो मलय आर्किपेलागो बनता है। तो आप ऑप्शन देख लेना कि ऑप्शन में मलय आर्किपेलागो है कि इंडोनेशिया आर्किपेलागो। अगर मलय नहीं लिखा इंडोनेशिया तो इंडोनेशिया इज द राइट आंसर, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट आर्किपेलागो। लेकिन अगर आपको मलय पेनिनसुला लिखाई दे रहा है, मतलब मलय आर्किपेलागो लिखाई दे रहा है, तो मलय विल बी द राइट आंसर, बिकॉज ज्योग्राफी में या जियोपॉलिटी में मलय आर्किपेलागो इज यूज्ड फॉर कंबाइंड इंडोनेशिया एज वेल एज द फिलीपींस, क्योंकि फिलीपींस इज आल्सो ग्रुप ऑफ आइलैंड्स। चलो ये छोड़ देते हैं, ठीक है, बस आपके एडिशनल इन्फॉर्मेशन के लिए था। इंपॉर्टेंट क्या है, माउंट रुआंग। माउंट रुआंग न्यूज में क्यों था, क्योंकि माउंट रुआंग इज लोकेटेड समवेयर हियर। ये आपको दिख रहा है इंडोनेशिया, ये जो बोर्नियो आइलैंड है नीचे सुलावेसी है, इसके बिल्कुल पास में दिखाई दे रहा है आपको, ठीक है। ये आपका इधर कहीं सेलेबस सी पड़ेगा, कहीं सुलावेसी सी पड़ेगा, ये देख लीजिएगा। तो एग्जैक्ट लोकेशन क्या है, इंडोनेशियन आइलैंड। माउंट रुआंग इनिशिएटेड इट्स इरप्शन रिसेंटली, फटना शुरू हो गया था। कोई भी ऐसा वोल्केनो न्यूज में आए तो थोड़ा उसकी लोकेशन देख लेना, एग्जाम में पूछ सकता है। माउंट रुआंग इज लोकेटेड इन विच ज्योग्राफिकल टेरिटरी, ठीक है। इट इज लोकेटेड इन द कैरिबियन आइलैंड, कैरिबियन सी रीजन। It is located in the Mediterranean Sea region. It is located in the South China Sea. It is located somewhere in the Indonesia region, और it is located in the Micronesia, Polynesia. आपको पता ही जो ऑस्ट्रेलिया उसके जो ईस्ट साइड का रीजन है, वहाँ आपको माइक्रोनेशिया, पॉलिनेशिया, ऐसे किरिबाती वगैरह बहुत सारे ग्रुप ऑफ आइलैंड्स मिल जाएंगे, ठीक है। तो उस रीजन में नहीं है, इंडोनेशिया में पाया जाता है। इट इज अ स्ट्रेटोवोल्केनो। इंपॉर्टेंट चीज ये कौन सा वोल्केनो है, स्ट्रेटोवोल्केनो है, लोकेटेड इन द इंडोनेशिया नॉर्थ सुलावेसी प्रोविंस। यानी ये सुलावेसी आपको दिखाई दे रहा है, सुलावेसी ऑल्सो आइलैंड, ठीक है। तो सुलावेसी वाले आइलैंड पे पाया जाता है, ठीक है। ये आपका 725 मीटर का है, ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। द समिट ऑफ द रुआंग स्टैंड्स एट 10,000 फीट अबव द सी लेवल, नॉट इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम। इंपॉर्टेंट ये है कि ये जो रुआंग है ये इट इज अ स्ट्रेटोवोल्केनो है, और इट कंप्राइजेज ऑफ द लार्जेस्ट परसेंटेज ऑफ द अर्थ इंडिविजुअल वोल्केनोज। हाँ, ये क्वेश्चन पे पूछ सकता है कि दुनिया में जितने भी वोल्केनो पाए जाते हैं उसमें सबसे ज्यादा संख्या में कौन से वोल्केनो हैं, तो वो स्ट्रेटोवोल्केनो इज द राइट आंसर, ठीक है। और ये जो आपका रुआंग था इट इज ऑल्सो स्ट्रेटोवोल्केनो। मोस्ट आर कैरेक्टराइज्ड बाय द इरप्शन ऑफ द एंडेसाइट एंड द डेसाइट दैट आर कूलर एंड मोर विशियस देन द ये। इसके बाद ये सारी सप्लीमेंट्री इंफॉर्मेशन है, इंपॉर्टेंट नहीं है। एक वर्ड इंपॉर्टेंट है पायरोक्लास्ट, ये पूछ सकते हैं ज्योग्राफी में, क्योंकि वोल्केनिक इरप्शन हो रहा था। तो पायरोक्लास्ट क्या होते हैं, पायरोक्लास्ट कुछ नहीं, वोल्केनो फटता है तो बहुत सारे छोटे छोटे से होते हैं ना, ईंटा पत्थर गरिया, ये सब जो चीजें होती हैं ये क्लाउडी फॉर्म में, डस्टी फॉर्म में निकलते हैं, ठीक है। दैट इज द बेसिकली द पायरोक्लास्ट। तो दे आर द वोल्केनिक फ्रैगमेंट्स दैट वर हर्ल्ड थ्रू द एयर बाय द वोल्केनिक एक्टिविटी, इसलिए आपको पायरोक्लास्ट ध्यान में रखना है। थैंक यू सो मच।